हम लोग फेसबुक लाइव पे आ चुके हैं। अब धीरे धीरे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि जो एग्जैक्ट आंकड़ा है कोविड-19 का, वो हम अपने ग्रेनो न्यूज के पोर्टल के माध्यम से एग्जैक्ट फिगर समय समय पे आपके साथ साझा करते रहते हैं। अगर वर्तमान समय में बात करें तो देश की बात करें तो लगभग 2,25,000 के आंकड़े को हम पार कर चुके हैं। जिले गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो लगभग 550 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। साथ ही कई और जानकारी आई है। आज की एग्जैक्ट क्या परिस्थिति रही है जिले की, उसकी जानकारी grenonews.com जो न्यूज पोर्टल है हमारा, उसके माध्यम से उचित जानकारी जो है प्रशासन की तरफ से जारी किया जाएगा, उसे हम साझा करेंगे। क्योंकि आप कई व्यूअर्स का ये होता है कि हम एग्जैक्ट जानकारी आपको इस लाइव में नहीं बता पाते हैं, तो आपको हम बता दें कि वो हम अपने पोर्टल के माध्यम से ही एग्जैक्ट जानकारी जो शासन की तरफ से जो आती है, हम उसे ही आपके साथ साझा करते हैं। अब आज हम इस ग्रेनो न्यूज के फेसबुक लाइव में पर्यावरण दिवस के अवसर पर बातचीत करेंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं हमारे जिले गौतम बुद्ध नगर के और ग्रेटर नोएडा के ही रहने वाले युवक हैं। और आज ग्रेटर नोएडा ही नहीं बिल्कुल बल्कि वो देश और दुनिया के अलग अलग देशों में भी जाने जाते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। साथ ही हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट भी जुड़ी हुई हैं, जिनका परिचय मैं आपसे कराऊं तो उनका परिचय बस मैं यही संक्षिप्त में कराना चाहूंगा कि मैम जो हमारे साथ जुड़ी हैं वो समय समय पर अलग अलग सामाजिक मुद्दों को लेकर आप सड़कों पर प्रशासनिक अधिकारियों के पास या जहां भी उचित तरीके से अपने बात को उठा सकती हैं वहां पर अपनी बात रखती हैं। सुमिता वैद दीक्षित जी हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। हिंडन नदी जो हमारे जिले से भी होकर गुजरती है, उसे लेकर अहम आंदोलन अगर बोले तो इन्होंने चलाया था। जो जलीय जीव हैं वो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हिंडन नदी में। तो अब कुछ समय बाद हम लोग देखेंगे कि क्या इस लॉकडाउन के बाद वो वापस हिंडन नदी में रहने आए हैं या नहीं, वो भी हम सुमिता वैद दीक्षित मैम के माध्यम से जानेंगे। साथ ही इस कोरोना काल में रोटी बैंक बनाया है इन्होंने, जिसके माध्यम से गरीब मजदूरों की भी मदद कर रहे हैं। वहीं हमारे साथ आज के बातचीत में जुड़े हुए हैं रामवीर तंवर, पर्यावरणविद हैं, एक युवा हैं जिन पर ग्रेटर नोएडा को गर्व है। आप सेल्फी विथ पौंड हाल ही में आपका जो एक मुहिम चला था, जिसे पूरे देश में और दुनिया के अलग अलग देशों में भी काफी सहयोग मिला और लोग भी इसमें भाग लिए हैं। साथ ही हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे विक्रांत तोंगड़, जो कि पर्यावरणविद हैं और काफी लंबे समय से कानूनी स्तर पर भी जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री स्थापित है हमारे जिले में, जो वेस्टेज जो निकल कर आ रही थी उसके वजह से जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा था, उसे लेकर भी वो अपनी आवाज को प्रखरता के साथ उठाते रहे हैं। और अब रामवीर तंवर और विक्रांत की जोड़ी मिलकर जो है पौंड रिवाइवल के लिए काफी सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। अब हम अपने बातचीत की शुरुआत करते हैं अपने पैनलिस्ट के साथ। तो जो सबसे पहला सवाल मेरा होगा वो रामवीर तंवर से होगा। रामवीर भाई, अभी कोरोना में जैसे ही कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन के अगर शुरुआती हफ्ते से ही अगर हम देखें तो पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव जो है प्राकृतिक में देखने को मिला। तो आपसे जानना चाहते हैं कि कोरोना काल के समय आपकी दिनचर्या कैसी रही, और जब एक एक हफ्ता जब बढ़ता गया जैसे वैसे वैसे बदलाव भी आपको देखने को मिला, तो बदलाव कितना रोचक था आपके लिए, आपका क्या अनुभव था और आपकी क्या दिनचर्या थी कोरोना काल में? जी रामवीर भाई। हाँ बिल्कुल, पहले तो आप सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और धन्यवाद रोहित भाई और न्यूज की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आप सभी लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस साझा करने का मौका दिया और आज इस समय आप सभी लोगों के साथ जुड़ने का मौका दिया। देखिए, कोरोना काल में सभी की मेमोरी अलग अलग है और मेरी भी कुछ मेमोरी है। जैसा रोहित भाई ने कहा कि हमें बहुत बदलाव देखने को मिला पर्यावरण के क्षेत्र में, बिल्कुल ये सही बात है।
हम सोच रहे थे कि हमारे ये जितने भी कैंपेन चल रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया का ये सेल्फी विद पॉन्ड हो, पॉन्ड रिस्टोरेशन कैंप, नदी बचाने का हो, तो नेचर ने दिखा दिया कि पूरी दुनिया जितना कर सकती है अलग अलग मिलकर, उतना वो खुद अपने आप को रिस्टोर कर सकती है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ करने की बजाय कुछ ना करने की जरूरत है। देखो, हमने कुछ भी करना छोड़ दिया तो तुरंत अपना आप सारी चीजें सही होने लगी। और इसे अगर हिंडन की बात करें, और भी हमारे जैसे हमारे जिले से तो हिंडन नदी निकलती है, तो वहां पर हिंडन के जो वाटर क्वालिटी है, चाहे वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की फॉर्म में हो, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की फॉर्म में हो, डिजोल्व ऑक्सीजन की हो, तो सब में एक सकारात्मक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। और जैसे 30 to 40% किसी चीज में इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो उससे हमें समझ में आना चाहिए कि ये पूरा, इसमें अधिकतम जो हिस्सा था वो इंडस्ट्रियल वेस्ट था, क्योंकि डोमेस्टिक वेस्ट तो अभी भी उतना ही निकल रहा था। अगर हम अपने घर में हाथ धो रहे थे, बर्तन मांज रहे थे या नहा रहे थे, वो तो हम आज भी वही काम कर रहे थे। लेकिन यह कि कुछ हमारे कमर्शियल चीज है वो नहीं चल रही थी, तो जो कमर्शियल इंडस्ट्री से आने वाला जो प्रदूषण था, जो गंदगी थी, वो जैसे ही रुकी तो उसमें 30 से 40% अपना आप इम्प्रूवमेंट आ गया। तो इससे प्रूव होता है कि कितना हिस्सा हिंडन नदी में डोमेस्टिक वेस्ट से आता है और कितना इंडस्ट्रियल वेस्ट से आता है। और जैसे ही वो आना बंद हुआ तो चीजें अपने आप शुरू हो गई। दूसरा, जो मेरे एक्सपीरियंस की बात है कोरोना काल में, तो कुछ दिन के लिए तो देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अनुसार हमें कुछ दिन के लिए हम भूल ही गए थे कि हम कुछ काम भी करते हैं, चाहे वो पर्यावरण के लिए हो, चाहे हमारा निजी पारिवारिक काम हो। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के 2-3 हफ्ते के लिए तो बिल्कुल हम एक तरह से अंडरग्राउंड हो गए, लॉकडाउन हो गए, कि जो भी आएगा घर में खाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से सकारात्मक चीजें कोरोना की वजह से होती हैं। लेकिन धीरे धीरे बेचैनी बढ़ने लगी। जैसा अभी आपने कहा कि धीरे धीरे चीजें बदलने लगी, धीरे धीरे बेचैनी बढ़ने लगी कि ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना। अगर मान लो लॉकडाउन नहीं खुला, 2 महीने नहीं खुला, 4 महीने नहीं खुला, कुछ हमारे काम थे, जैसे तालाबों का काम है, मेनली हमारा तालाबों को पुनर्जीवित करने का, कि 50% हो गया था, 50% होने के बाद लॉकडाउन लग गया और वो 2-3 महीने नहीं हुआ, तो फिर से वैसी स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि वहां पे तो अब कोई है नहीं, ना मेंटेनेंस उसका हो पा रहा है। तो वो सारी चीजें हुई। बहरहाल अब तो सारी चीजें लगभग धीरे धीरे चल रही हैं और धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, और मुझे लग रहा है कि फिर से आम जिंदगी की तरह चीजें हो जाएंगी। लेकिन हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। सब कुछ वैसे नहीं रहने वाला है जैसे पहले था। जैसे हम खुलेआम पहले किसी के साथ भी मूवी देखने लेते, भीड़ में खड़े होकर बिना मास्क के, बिना किसी चिंता के खा लेते थे, छोले भटूरे खा लेते थे। तो वो सारी चीजें हमें आदत में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन हम काम अभी भी वही कर सकते हैं जो पहले कर रहे हैं। जी रामवीर भाई, मेरे साथ विक्रांत तोंगड़ जी भी जुड़ गए। विक्रांत जी, आपको आवाज जा रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं विक्रांत भाई से जानना चाह रहा हूँ, विक्रांत भाई आपको आवाज जा रही है मेरी? विक्रांत भाई भी जुड़ गए हमारे साथ, मैं उनके पास जाऊंगा। अब मैम के पास चलते हैं, सुमिता वैद मैम के पास चलते हैं। जी सुमिता मैम, आपको आवाज जा रही है मेरी? सुमिता मैम, आपको आवाज जा रही है मेरी? जी विक्रांत भाई, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी विक्रांत भाई, आपकी आवाज आ जी रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, आई कैन हियर यू, नो प्रॉब्लम। जी जी विक्रांत भाई, अभी हम ये जानना चाह रहे थे, अभी रामवीर तंवर जी से यही मेरी बात हो रही थी कि कोरोना काल में जैसे ही शुरुआती लॉकडाउन हुआ, तो जी अगर देखें तो शुरुआती हफ्ते में जैसे ही एक हफ्ते के बाद दूसरा हफ्ता आ रहा था, तो प्राकृतिक में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा था। तो आपसे जी हाँ, समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि इस दौरान आपका कैसा अनुभव रहा और आपकी दिनचर्या कैसी रही? बिल्कुल आपने सही कहा। लॉकडाउन के 2 हफ्ते के अंदर ही विद इन 2 वीक काफी इम्प्रूवमेंट देखे गए वर्ल्ड वाइड, ना कि केवल भारत में ही। जब भारत में लॉकडाउन हुआ, भारत में भी बहुत जल्दी अच्छे परिणाम आए। लेकिन ये सब परिणाम, जैसे नदियों की स्थिति काफी बेहतर हुई, पूरी तरह से तो बेहतर नहीं हुई लेकिन काफी इंप्रूवमेंट हुआ। एयर क्वालिटी काफी इंप्रूव हो गई, खासकर दिल्ली एनसीआर की आप बात करें, जहां लोग ज्यादातर मास्क लगाकर रखते हैं सर्दियों में, या बल्कि साल भर एयर क्वालिटी काफी पुअर रहती है। तो एयर क्वालिटी या
दूसरा, नदियों की जो तबीयत है उसमें काफी सुधार आया, लेकिन ये केवल टेम्परेरी है। इस तरह के अरेंजमेंट लॉकडाउन की वजह से हो पाए हैं, लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म में या पूरे साल हवा को और पानी को साफ रखना है तो उसके लिए हमें साल भर पर्यावरण के लिए काम करना होगा। हम इसको केवल एक दिवस के लिए फिक्स नहीं कर सकते हैं। जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें प्रत्येक दिन को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मानना होगा और उस तरह से अपना काम करना होगा, क्योंकि पहले की जो पीढ़ियां थी हमारी, वो प्रत्येक दिन को पर्यावरण दिवस की तरह मानती थी। जैसे उनके लाइफस्टाइल में पर्यावरण के प्रति कुछ जोखिम नहीं था। तो जहां तक आपने पूछा कि कितना फायदा हुआ, बिल्कुल फायदा हुआ लॉकडाउन का। कोविड-19 से कुछ नहीं हुआ, लॉकडाउन से बेनिफिट हुआ। कोविड-19 ने तो काफी जाने ली हैं, दिक्कतें आई हैं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में चीजें बंद हुई तो एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंप्रूवमेंट हुआ। जहां तक आपने पूछा मेरे लाइफस्टाइल के बारे में, तो हमारी तो कोशिश होती है कि चाहे कोविड-19 हो या लॉकडाउन ना हो, कि हम पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं, कम से कम गाड़ी का उपयोग करें, कम से कम एनर्जी का उपयोग करें, पानी कम से कम उपयोग करें, पानी की बर्बादी ना करें। तो हमारी कोशिश बतौर पर्यावरण कार्यकर्ता यही रहती है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें। अब हमारे व्यवहार में, हमारी दिनचर्या में ये चीज दिखनी चाहिए, ना कि केवल शब्दों में। लेकिन इस लॉकडाउन में काफी समय मिला, तो मैंने काफी रिसर्च किया एनवायरनमेंट के बारे में, काफी पढ़ा है और चीजों के बारे में जी जानने का विक्रांत भाई, मैं उसके बारे में, वही हमारे चर्चा का मुख्य विषय है, मैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। अब सुमिता मैम के पास हम चलते हैं। मैम, आपको मेरी आवाज जा रही है? अभी कुछ तकनीकी समस्या शायद आ गई थी, अभी आ रही है मेरी आवाज? जी रोहित जी, आपकी आवाज आ रही है। जी मैम, आप से मैं समझना चाहूंगा, आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, आप शिक्षाविद भी हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में भी कार्य करती हैं, सामाजिक मुद्दों को लेकर भी आप आवाज उठाती रहती हैं। तो एक तो इस कोरोना काल में जो नए अवसर उत्पन्न हुए हैं उसके बारे में आपसे समझना चाहूंगा। साथ ही कोरोना काल में आपका जो सेवा कार्य आम लोगों के लिए जो चला है वो कैसा रहा, उसके बारे में आप बताएं। जी, कोविड-19 पेंडेमिक जो है, जिससे वी आर ऑल गोइंग थ्रू सच चैलेंजिंग टाइम्स, एक बहुत बड़ी वार्निंग है सबके लिए, और सही समय पे भी आया ये वार्निंग। और वार्निंग ये है हम सबके लिए, स्पेशली ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये बोलना बहुत जरूरी है और सभी जानते हैं इस चीज के बारे में, कि जो लाइफ का जो बैलेंस है वो आप बिगाड़ नहीं सकते हैं। वो लाइफ का बैलेंस बहुत डेलिकेट है और उसको मेंटेन करना एक हर मनुष्य का कर्तव्य है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी लिविंग बीइंग ऑन दिस प्लैनेट। थोड़ा सा भी संतुलन बिगड़ा तो देखिए क्या हुआ। ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स, साइक्लोन्स, फ्लड्स, अब लोकस्ट अटैक्स हो रहे हैं। अभी यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से मैं पढ़ रही थी, 1 million species of both plants and animals are facing extinction. ऐसा क्यों? Because of human activities. और कोविड-19 ने हमें ये बताया है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, जिस हिसाब से चल रहा है, उसको हमें बदलना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चेतावनी है सबके लिए। और जिस प्रकार से हमारा लाइफस्टाइल लॉकडाउन के थ्रू बदला है, जैसे विक्रांत जी भी बता रहे थे कि जो हुआ है चेंज, हमने देखा एनवायरनमेंट में, ड्यूरिंग लॉकडाउन हुआ है। सबसे बड़ा चेंज तो ये कि हमारी आंख अब खुलती है तो सिर्फ चिड़ियों की चहकने की आवाज आती है, तो जो पहले आती ही नहीं थी। पहले तो दूर से हॉर्न की आवाज आती थी, साइकिल, मोटरसाइकिल, इतना शोर होता था। लेकिन अब दिन की शुरुआत होती है, उससे आपकी मानसिक स्थिति, आपकी मानसिक हेल्थ इतनी इम्प्रूव हुई है, उससे बहुत फर्क पड़ा है। मेरे को तो ये भी लगता है कि हवा, ऑल्दो कोई ऐसा नहीं है, मैंने मेजर नहीं किया, बट द क्वालिटी ऑफ एयर, इज ऑल्सो इम्प्रूव। जब आप सांस लेते हैं तो इतनी हल्की लगती है, हवा में एक थोड़ा सा लाइटनेस है जो पहले महसूस नहीं होता था। या क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर में हैं तो अवेयरनेस ज्यादा हो गई है। दो चीजें हो सकती है। तो एक चीज जो हम सब ने महसूस किया और एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि हम अपने एनवायरनमेंट के प्रति बहुत अवेयर हो गए हैं। चीजें अब सुनाई देती हैं, अच्छे से दिखती हैं, हम महसूस करते हैं, जो पहले की हसन बसल में हम नहीं कर पाते थे। और चिड़ियों की चहकने की तो आवाज है। लोगों ने तो हमारी सोसाइटी में मोर कितनी बार हमें दिखे,
काफी लोग तो शुरुआत में वीडियोस इतने सर्कुलेट करते थे कि कहीं नंदी गाय दिख रही है, मॉल के आगे से नंदी गाय जा रही है, सड़कों पे हाथी आ गए हैं, कितना कुछ हमें दिख रहा। जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज कम होती गई, जो लाइफ का जो बैलेंस था वो रिस्टोर होता गया। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हमने देखी हैं। और एज रेजिडेंट एंड एज सेक्रेटरी ऑफ द RWA हमारी जिम्मेवारी, मैं क्या बोलूँ, 3 गुना हो गई, क्योंकि हम एक पूरा कॉम्प्लेक्स को हमें संभालना है जिसमें 1000 से ज्यादा फैमिलीज रहती हैं। हमने हर समय, हर पल, दिन रात ये इंश्योर किया कि किसी तरीके से कोई भी इस सोसाइटी में संक्रमित ना हो, और उसके लिए जो हमने प्रिकॉशंस ली, जो हमने गाइडलाइंस बोर्ड ने सेट करी, उसके लिए बहुत मेहनत करी है। अपना जो मेन गेट है उसको हमने कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे थर्मल स्कैनिंग करनी चाहिए, कैसे लोगों को अवेयर किया कि देखिए ये ऐसा समय है कि किसी को कोई चीज पर्सनल नहीं लेनी चाहिए। हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे तो ही इंश्योर करेंगे कोई संक्रमित ना हो। तो लोगों को बताना मास्क पहने, लोगों को बताना जो बाहर के देशों से आए हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी से काफी ऐसे लोग थे जो विदेश से आए थे, उनको बताना कि आप 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड ऑब्जर्व करें। आपके यहाँ हम सब्जियां, खाना पहुंचवा देंगे। एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जिसमें सीनियर सिटीजन्स को कोई भी किसी प्रकार की मदद चाहिए थी, दवाई हो या खाना या सब्जी हो, वो भी हम लाके देते थे। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हमने करी। मैंने नहीं, पूरे बोर्ड ने करी, हमारे रेजिडेंट्स ने करी। फिर उसके बाद महिलाओं में ये इच्छा थी बहुत ज्यादा कि हम किसी तरीके से अपनी देश की सेवा करना चाहते हैं, शहर की सेवा करना चाहते हैं। हम कैसे कर रहे हैं? हर रोज हम देखते हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं जिनके पास खाने को नहीं है, तो क्या किया जाए? तो कम्युनिटी किचन में बात हुई, प्राधिकरण से बात हुई, तो कहते हैं आप हमें रोटी अगर दे सकते हैं तो हम खाना पहुंचाएंगे। तो 600 रोटियां हर रोज एल्डिको ग्रीन मेडोज की रोज बनाती रही और सेवा करती। जी बहुत ही सराहनीय कार्य, जी बहुत ही सराहनीय कार्य रहा मैम आप लोग के माध्यम से। अब हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब जो मेरा सवाल है अगला, जो हम सभी पैनलिस्ट से समझना चाहेंगे, एक एक करके हम सभी पैनलिस्ट के पास आएंगे, कि इस कोरोना काल के कारण, इस महामारी के कारण जिससे पूरी देश और दुनिया लड़ रही है, हमारे जिले के भी आंकड़ा 550 से ऊपर जा चुकी है, तो जो पर्यावरण के लिए जो चुनौती और अवसर जो नया आया है उसके बारे में हम समझना चाहेंगे। तो जी रामवीर भाई, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि इस कोरोना काल के कारण, लॉकडाउन के कारण पर्यावरण से संबंधित क्या क्या चुनौतियां आई हैं और क्या क्या नए अवसर आए हैं? बिल्कुल रोहित भाई, देखिए लॉकडाउन के कारण हमने बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी हैं कि जो हम फालतू में कर रहे थे, मतलब अगर ना भी करते तो वो काम चल जाता है ना। बहुत सारी चीजें, जैसे हम बहुत सारे काम है जो घर से कर सकते थे, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हमारे लिए सारे रास्ते खुले हुए थे, हमें घर पे बैठना बोर लग रहा था। तो वो अभी हमें समझ में आया कि बहुत सारे काम तो ऐसे हैं कि जो हम फालतू में जाते हैं वो घर बैठे भी हो सकते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन चीजें हो सकती है। बहुत सारे काम है जो कि 5 काम करने हम पहले 5 दिन जाते थे उनके लिए अलग अलग दिन, अब हम उस तरह से प्लान करने लगे हैं। हमें प्लान करना मजबूरी बन गया है कि अगर हम 5 काम है हमारे मार्केट में जाने के या बाहर जाने के, तो हम 5 दिन ना जाएं उनके लिए। हम, क्योंकि उससे कार यूज करनी पड़ती है, तो उससे वो वाला भी ये ध्वनि प्रदूषण होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, डिफरेंट टाइप के पॉल्यूटेंट्स एनवायरमेंट में घुलते हैं। तो अभी लोगों को सही समय है ये प्लानिंग करने का कि कैसे वो 5 या 10 कामों को इकट्ठा करके एक दिन में करके लाएं, क्योंकि हम डरे हुए हैं और ये डरना लाजमी है। ये डर कोई झूठा डर नहीं है, सच्चा डर है। अगर 5 दिन जाएंगे हम मार्केट में तो इन्फेक्टेड होने के चांस ज्यादा हैं, तो क्यों ना करें कि हम 5 दिन जाने के बजाय एक दिन जाएं और वो 5 काम करके आए। तो एक तो ये है कि हमें बहुत सारी चीजें ऐसी सीखने को मिली हैं कि जो ना भी करते तो काम चल जाता और हम सीख रहे हैं उनसे। दूसरा, घर पे रह के भी एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए बाहर जाएं या बाहर, घर से बाहर दूर जाके आए लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों ने किचन वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट करना शुरू किया है। हमारा किचन वेस्ट उतना अच्छा रिसोर्स है कंपोस्ट में कन्वर्ट करने का, पहले हम इसको इग्नोर कर रहे थे।
बहुत सारे लोगों से हम पहले भी रिक्वेस्ट करते थे कि आपके घर पे उतना अच्छा किचन वेस्ट आप इसको क्यों नहीं करते, तो लोगों के बहाने होते थे, एक्सक्यूज होते थे कि टाइम नहीं है, ये काम है, वो काम है। लेकिन आज जब जैसे लोगों को टाइम मिला, लॉकडाउन में फंसे, तो लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटी वो करनी चाहिए जिनके लिए उनको टाइम नहीं मिल रहा था। तो ये कंपोस्ट बनाना एक है। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम मोटिवेट करें कि आप आरओ का पानी बचा सकते हैं, ये इसको वेस्ट पानी को ये पोछा के लिए या फिर गाड़ी धोने के लिए इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले लोग हड़बड़ी में उतना नहीं रिस्क ले पा रहे थे, लेकिन आज वो घर पे हैं तो काफी लोगों ने इस तरह की अच्छी शुरुआत लॉकडाउन के दौरान की है। जी विक्रांत भाई, आपकी प्रतिक्रिया आपसे समझना चाहेंगे, चुनौती और अवसर क्या है उसके बारे में। बिल्कुल रोहित भाई, आपने काफी अच्छा सवाल उठाया, क्योंकि इस लॉकडाउन में या किसी भी समस्या में दो चीजें उभर कर आती हैं, चुनौतियां और क्या नई संभावनाएं। तो चुनौतियां काफी रही हैं सरकार के सामने भी, समाज के सामने, और हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरण कार्यकर्ताओं के सामने भी। चुनौतियां तो ये रही हैं कि आप चाहकर भी लोगों की मदद एक तरह से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये लॉकडाउन का समय ऐसा है जिसमें आप बहुत लिमिटेड बाहर जा सकते हैं। कि हम लोग देख रहे हैं कि कई साथी ऐसे जा रहे हैं लोगों के पास, लगातार मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय पर बहुत ही सावधानी और जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है। तो जहां तक चुनौती की आपने बात की, तो चुनौती के बारे में मैं यही कहूंगा कि आम जन की, हम जैसे सामान्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए चुनौती बन गई है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में या हमारे पास सुरक्षा के नहीं है, तो ऐसे में कैसे मदद करें। हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों की मदद करें, लेकिन इतना नहीं कर पाए। जेठोड़ा वेस्ट में हम कुछ फूड पैकेट बांट पाए लोगों को, लेकिन कहीं वो फूड पैकेट कोरोना पैकेट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें क्या पता जहां से हम खाना या फूड लेके आ रहे हैं वो इन्फेक्टेड है या नहीं। जिसको हम दे रहे हैं उसकी थर्मल स्कैनिंग नहीं कर पा रहे हैं मजदूर की, क्योंकि मजदूरों को बांटा गया था। तो चुनौती यही रही थी कि ये जो महामारी है कोविड-19 है, ये दिखाई नहीं देता कि कहां से कहां फैल जाए, और इसके लिए पूरा साइंटिफिक नॉलेज होनी आवश्यक है, प्रॉपर इंतजाम होने चाहिए। तो इंतजाम सुविधाओं की कमी दिखाई दी, एक ये चुनौती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं या सेक्शन है, गरीब तबका है या सीनियर सिटीजन है, जिनको मदद नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास रेंट नहीं है देने के, मकान का रेंट नहीं दे सकते, लेकिन उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनकी मदद कैसे की जाए। तो बहुत सारी चुनौतियां रही हैं। जहां तक अवसर की बात है, अवसर भी इसमें काफी आए हैं, जिन्हें जाने की जरूरत नहीं। जैसे अभी हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हो सकता है आप अगर ये नॉर्मल डेज होते तो आप अपने ऑफिस में बुलाते, हमें प्रेस क्लब में बुलाते कि भाई हम एक चर्चा रखना चाहते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर। तो ये वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है, जो इंटरनेट के ऊपर हमने जो वर्चुअल वर्ल्ड का जो हम उपयोग कर रहे हैं, वेबिनार्स का हम उपयोग कर रहे हैं, इंटरनेट का बखूबी उपयोग है ये, तो ये अपने आप में एक अवसर है। और अब लोग पर्यावरण के बारे में, जैसे सुमिता जी ने बताया कि लोग पर्यावरण को महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि जो लोग 1990 के बाद जन्मे हैं या जिनकी उम्र कम है, उन्होंने इतना बेहतर पर्यावरण नहीं देखा, क्योंकि 1990 से पहले या 2000 से पहले इस तरह का सुहावना मौसम, इस तरह रात में तारे एनसीआर में दिखाई देते थे, नदियां बहुत साफ दिखाई देती थी। तो अवसर हमारे पास ये है कि आज हम अच्छे वातावरण में सांस ले पा रहे हैं। आज हमारे पास पर्यावरण के लिए करने को जो चीजें हैं वो कम हो गई हैं, फिर भी चुनौतियां काफी हैं। तो इसमें दो मिक्स रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है रोहित भाई कि ये जो लॉकडाउन है या जो स्थिति है, अगर ये जल्दी नहीं संभल पाती है तो दुनिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। और ये अवसर कम, चुनौती ज्यादा लग रहा है, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि अगर दुनिया चलेगी नहीं तो खाना कैसे आएगा। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि अब इस बार जो दुनिया चलेगी, ये इस बार जिस तरह से डेवलपमेंट शुरू होगा, तो हमें पर्यावरण का काफी ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोविड-19 की चुनौती को हम एक तरह से संभाल सकते हैं, साल 2 साल 3 साल या जितना भी समय लगे। लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, जल संकट या जैसे साइक्लोन या तूफान दुनिया के सामने आज आ रहे हैं, अर्थक्वेक, इनसे हम नहीं संभल पाएंगे। तो ऐसा ना हो कि कल को प्रकृति का इतना नुकसान हो जाए कि हम संभाल ना पाए। तो प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी हमें उठानी होगी, जिस तरह से हम पेंडेमिक के बाद अपनी दुनिया को रीस्टार्ट करेंगे।
जी बिल्कुल। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास विक्रांत भाई। सुमिता मैम के पास चलते हैं। जी मैम, आपसे समझना चाहेंगे चुनौती और अवसर के बारे में। जी देखिए, चुनौतियां तो जैसे मैंने आपको बताया, सोसाइटी में क्या क्या इश्यूज रहे थे सीनियर सिटीजन्स के लिए, हम सभी के लिए चुनौतियां बहुत थी। मतलब मोस्टली इसलिए थी क्योंकि हम एक सर्टन लाइफस्टाइल के यूज टू थे। अब वो लाइफस्टाइल हमारा एकदम से बदल गया, और उस लाइफस्टाइल, न्यू लाइफस्टाइल से क्योंकि हम एडजस्ट कर रहे थे, तो चैलेंजेस वहां पर थे। सो ये मोर लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से चैलेंजेस थे। बट आई विल लाइक टू टॉक अबाउट जो अपॉर्चुनिटीज, जो अवसर जो अभी मिला है, सबसे बड़ा मेरे को लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम सबको मिला है। दो चीजें। एक तो जैसे रामवीर जी ने बोला कि पहले वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स हम करना चाह रहे थे, इंटेंशन थी, लेकिन हम कर नहीं पा रहे थे समय की कमी की वजह से। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं क्योंकि आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा था, आप इतने बिजी थे, आप एनवायरनमेंट पे इतना फोकस नहीं कर रहे थे। लेकिन कोविड-19 ने आपको अच्छे से बताया है कि अगर आप एनवायरनमेंट को इग्नोर करेंगे तो दिस विल हैपन टू यू, नॉट टू यू बट आगे आने वाली पीढ़ी के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये तभी मैं बार बार बोल रही हूँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और चेतावनी सभी के लिए। तो हमारे अंदर जो अवेयरनेस आई है एनवायरनमेंट को लेके, वो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। उससे मैं कहूंगी एक माइंड सेट चेंज हुआ है। उस माइंड सेट चेंज की वजह से मुझ जैसे लोग, मुझ जैसे और भी सोसाइटी में लोग जो अब एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हो, तो वेस्ट सेग्रीगेशन पे दोबारा से फोकस आया। तो घर में वेस्ट सेग्रीगेशन शुरू हो गई। सेग्रीगेशन एट सोर्स जो एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी भी रहता है, वो शुरू हो गई। सारी महिलाओं ने अपना जो वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट करना शुरू किया, वेट वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट करना शुरू किया, उसके वीडियोस बना के शेयर करने शुरू करे ग्रुप्स में, और लेडीज को मोटिवेट करना शुरू किया। तो ये बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। और अब हमें ये भी पता है कि यहाँ पर रुकेगी नहीं, अब ये और आगे बढ़ेगी। और हम चाहते धीरे धीरे सभी इस चीज को लेकर बहुत अब मतलब रियलाइजेशन आ गई है दैट दिस इज द नीड ऑफ द आवर। एक ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जो दूसरी अपॉर्चुनिटी अब मैं समझती हूँ वो ये है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है कि ये अब सिचुएशन थोड़ी संभल गई है। हम एज रेजिडेंट्स हमने वेस्ट भी बहुत कम जनरेट किया है कंपेयर टू पहले। कोविड लॉकडाउन से पहले जो हमारा वेस्ट हम जनरेट करते थे पर हाउस होल्ड, वो भी कम हुआ है। आई डोंट नो रामवीर जी, आपके पास शायद डेटा होगा, पर मेरे को ऐसा लगता है इसलिए क्योंकि हम खुद काम करने लगे घर पे। हम खुद सफाई करते हैं, पोछा खुद लगाते हैं, बर्तन खुद धोते हैं, हर एक चीज का हम खुद ध्यान रखते हैं। तो बिकॉज हम खुद कर रहे थे तो हम पानी भी समझदारी से इस्तेमाल कर रहे थे। और हमें अंदर फिर ये एक रियलाइजेशन है कि अरे एक पोछे के लिए हम 2 बाल्टी क्यों, हम आधी बाल्टी में इतना एरिया क्लीन कर सकते हैं। वो कॉन्शियसनेस, वो अवेयरनेस जो हम देखते थे टीवी में, बात करते थे, बोलते थे, लेकिन करते नहीं थे, वो हम इसलिए अब करने लगे सीरियसली क्योंकि अब हम खुद करते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो रियलाइजेशन वो ये हुआ है। तो पानी के प्रति कंजर्वेशन एंड किस तरीके से हम वेस्ट सेग्रीगेशन जो शुरू हुआ है वो होना शुरू हो गया। तो ये 2 बहुत अच्छी चीजें हुई है ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन। जी मैम, दोबारा मैं आऊंगा आपके पास। अब जो है मैं संक्षिप्त में आप लोगों से समझना चाहूंगा। अभी अगर आज की बात करें तो आज भी हमारे जो पर्यावरण मंत्रालय के तरफ से जो मंत्री जी हैं उनके तरफ से एक घोषणा किया गया है कि अर्बन फॉरेस्ट को लेकर एक कार्यक्रम, एक अच्छा प्रोग्राम का घोषणा किया गया है। अगर पिछले वर्षों में देखें तो अटल भूजल योजना का शुरुआत किया गया, एक अलग से जल शक्ति मंत्रालय भी बनाया गया। अब मैं आप लोगों से समझना चाहूंगा क्योंकि आप लोग भी तालाबों को जो है पुनर्जीवित करने के लिए कार्य कर रही हैं। मैम, आप भी हिंडन नदी बचाओ अभियान से जुड़ी रही हैं और लगातार आप जुड़ी रहती हैं और कार्य करती रहती हैं इस दिशा में। तो आप लोगों से मैं अभी समझना चाहूंगा कि अभी भी नीति को लेकर और सामाजिक जागरूकता को लेकर क्या चुनौती है हम लोगों के सामने, और साथ ही आप कुछ ऐसा आप लोगों के माध्यम से जो कार्य किए जा रहे हैं संक्षिप्त में उसके बारे में बताएंगे कि आपका क्या निजी अनुभव आज भी होता है जब आप कहीं तालाबों के को सही करने के लिए, रिवाइव करने के लिए जाते हैं, या अगर आप हिंडन अभियान से अगर जुड़ते हैं तो आम लोगों की क्या सोच है और उनकी सोच को कैसे बदली जा सकती है और कितना दुरुस्त नीति होनी चाहिए इसे लेकर, मैं ये समझना चाहूंगा आप लोगों से। सबसे पहले रामवीर भाई, मैं आपसे समझना चाहूंगा। जी रामवीर भाई।
हाँ, थैंक यू रोहित भाई। देखिए, जहां तक नीतियों की बात है तो अभी आपने उदाहरण दिया कि कैसे हमारे पर्यावरण मंत्री ने अर्बन फॉरेस्ट की बात की है। अर्बन फॉरेस्ट सच में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर उसको सही से इम्प्लीमेंट किया जाए। मियावाकी फॉरेस्ट उसका एक हिस्सा है। तो मियावाकी फॉरेस्ट हमारे कुछ पार्टनर है, एनजीओ हैं, वो बहुत अच्छे से लगा रही हैं। ग्रीन यात्रा है, सी ट्रीज है, तो इन्होंने देश में काफी सारे अर्बन फॉरेस्ट लगाए हैं और वो अभी भी लगा रहे हैं। दूसरा, जो हमारे एक्सपीरियंस की बात है लोगों के साथ या लोग किस तरह से बर्ताव करते हैं, वो बिल्कुल आज भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। हम अगर मैं तालाब का उदाहरण लूं तो आज भी हम तालाब पे जाते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि एक तो यह है कि पुराने जो एनजीओ थे या फिर दूसरे तरह के जो एनजीओ हैं, एक तो वो सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि आपको इससे क्या मिलता है आपको, क्योंकि कई बार लोग समझते हैं कि ये धीरे धीरे सब ये धीरे धीरे आएंगे और अब इंडस्ट्री के खिलाफ हमको बोलने के लिए राजी करेंगे, तो फिर धीरे से इंडस्ट्री से जाके पैसे ले लेंगे। तो उस तरह का भी लोग, इस तरह के सवाल भी लोगों के आते हैं कि आप ऐसा ना हो कहीं इसका फायदा उठा ले, कहीं इंडस्ट्री से आप पैसा ले लें और हमको यहाँ पे जागरूक करने में लगाए रखें। तो इस तरह का भी होता है। तो दूसरा, गवर्नमेंट की पॉलिसी देखिए बन तो जाती है। अगर मैं बात करूं ग्रेटर नोएडा के लिए पॉलिसी एक मैं बात करता हूं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा फोकस्ड है हम। तो ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो ग्रेटर नोएडा में 100 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के जो रूफटॉप एरिया है उनके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है। उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना ही पड़ेगा, लेकिन और तभी उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलता है। लेकिन क्या सच में हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और भी पर्यावरणविद जानते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जानते हैं कि कितनी ये सच्चाई है? मुझे नहीं लगता कि 20% लोग भी जो इस कैटेगरी में आते हैं कि जिनका रूफटॉप एरिया 100 स्क्वायर मीटर से ज्यादा, 20% लोग भी इसका इम्प्लीमेंट करते हैं। और वो इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं करते कि गवर्नमेंट पॉलिसी तो बना देती है, लेकिन उसको क्रॉस चेक करने के लिए उनके पास कोई मैन पावर नहीं है। आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हमने कानून बना दिया, सरकार ने, प्रशासन ने कानून बना दिया, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी चेक करने की उसी तहसीलदार की है, उसी पटवारी की है, जिनके पास 1000 काम पहले से हैं, वो उनको ढंग से नहीं कर पाते। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहां से वो चेक कर लेंगे? तो काम तो बन जाते हैं, पॉलिसी भी बन जाती है, बट उनके लिए एक अलग से मैन पावर जो है नियुक्त नहीं की जाती, एक लोगों को नियुक्त नहीं किया जाता जिससे कि उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन चेक किया जा सके। तो ये हमारी पॉलिसी में और ये लोगों का वो है। लोगों को आज भी बहुत सारे हम कर सकते हैं कि कैसे वो अपने घर पे रह के पर्यावरण के लिए कुछ कर सकते हैं, कैसे पक्षियों के लिए वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आज भी हमारे घर में बहुत सारे यूज्ड मटेरियल है जिनकी वजह से, जिनकी मदद से वो पक्षियों के लिए, पानी के लिए, खाने के लिए बहुत सारी चीजें। आजकल लोग जो है, एक लॉकडाउन में एक नया चीज आपको देखने की मिलेगी कि जो घर में टीन पड़े रहते थे, उसकी मदद से लोगों ने एक अरेंजमेंट बनाया है कि जिससे जो गौरैया है वो उसमें पानी भी पी सकती है, खाना भी खा सकती है। और एक जो चीज मैं लोगों से मैं खुद का भी, अगर आपने कहा था कि खुद का भी काम, तो मेरा काम तो है सीधा तालाबों को पुनर्जीवित करने का, जो तालाब सूख गए हैं उनको फिर से रिस्टोर करने का या फिर नए तालाब बनाने का। लेकिन जिस तरह से हम 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए घरों में कैद हुए हैं, तो ये लोगों के लिए शिक्षा है। देखिए, इस दौरान मैंने महसूस किया है कि वो लोग ज्यादा खुश थे जिनके घर में आंगन में पेड़ हैं, जिनके घर में आंगन में पक्षियों की चहचहाट है। आप मेरे घर, आप अगर आप देख सकते हैं तो मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि काफी पेड़ आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आप थोड़ी देर, सुमिता मैम जी कह रही थी कि आपके पीछे से कोयल की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। देखिए, ये पेड़ों का फायदा है और ये हमारी साइकोलॉजी पर भी इफेक्ट डालता है, ये हमारे मन पे भी इफेक्ट डालता है, ये हमारी हैप्पीनेस पे भी इफेक्ट डालता है। तो हमारे पास जितनी आसपास कच्ची जमीन होगी, जितनी हमारे पास हरियाली होगी, वो बिल्कुल हमारे लॉकडाउन को भी सुगम बना सकते हैं, उसको खुशहाल बना सकते हैं। तो लोगों से अनुरोध है कि अपने घर को पूरी तरह से 100% कंक्रीटाइज ना करें, उसमें कुछ कच्ची जगह भी छोड़ें, पेड़ों के लिए जगह छोड़ें, पक्षियों के लिए जगह छोड़ें। तो लॉकडाउन जैसा कभी भी आपको दौर झेलना पड़ सकता है और उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि किस तरह से उस दौरान पेड़ों की छाया आपको मदद करेगी, चिड़ियाओं की चहचहाट आपको मदद करेगी डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। जी रामवीर भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त संदेश भी दिया। विक्रांत टोंगर जी के पास हम चलेंगे। साथ ही अपने व्यूअर्स को हम बता दें कि विक्रांत जी जो हैं वो समय समय पे कानूनी माध्यम से भी ग्रेटर नोएडा और आसपास के जो हमारे इंडस्ट्री हैं वो एनजीटी के रूल को भी फॉलो करें, इसे लेकर भी सक्रिय रहते हैं। जी विक्रांत भाई, आपकी प्रतिक्रिया। बिल्कुल रोहित भाई, आपने काफी महत्वपूर्ण बात यहाँ पूछी है कि जमीन पर जब काम किया जाता है
जब हम लोग प्रयास करते हैं या तमाम सामाजिक कार्यकर्ता इसके लिए प्रयास करते हैं, तो क्या चुनौतियां होती हैं? और दूसरा आपने पूछा कि पॉलिसी या इनका क्या रोल है, ये कितनी इफेक्टिव है। तो जहां तक जमीनी स्तर पर चुनौतियों की बात है, तो ये क्लियर है, जमीनी स्तर पर जागरूकता का लेवल थोड़ा अभी कम है कुछ चीजों के बारे में। वैसे भारत की संस्कृति रही है पर्यावरण या पेड़ों के प्रति एक लगाव रहा है, लेकिन वो लगाव थोड़ा कम हो गया, प्रायोरिटीज लोगों की बदल गई है, क्योंकि आपाधापी के इतना फास्ट स्टाइल है खासकर मेट्रो शहरों में, तो लोगों की प्रायोरिटी चेंज हो गई है। लोगों को पहले अपना रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करनी है। लोगों को लगता है कि पर्यावरण की बात या ये सब चीजें शायद कहीं दूर की चीजें हैं, और ये बाद में जब आप रिटायर हो जाएंगे तब इन चीजों पर फोकस किया जा सकता है। लेकिन यहाँ हमें ये समझना होगा कि पर्यावरण के लिए आपको कोई अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है, ना ही अलग से कोई रिसोर्सेस आपको इसके लिए जनरेट करने हैं एक लेवल तक काम करने के लिए। हमारे दिनचर्या में, हमारे लाइफ स्टाइल में पर्यावरण को अडॉप्ट करना है, जैसे पहले होता था वही काफी है। दूसरा आपने उदाहरण की बात की कि ऐसा कोई उदाहरण बताया। एक बार हम गंगा के पॉल्यूशन से रिलेटेड हापुड़ की तरफ गए हुए थे, तो वहां हमने कुछ ग्रामीण साथियों का सहयोग लिया कि गंगा में जो सिंभावली शुगर मिल गंदा पानी डाल रही है जिससे डॉल्फिन को नुकसान हो रहा है, उसकी क्या स्थिति है। क्योंकि वो गांव के अंदर जाकर, इंटीरियर में जाकर हमने गंगा नदी को देखना था, नाला कहाँ से गिर रहा है, तो ग्रामीण ने हमारी मदद की। ये बात मैं बता रहा हूँ 2012-13 की। तो ग्रामीणों ने मदद की, तो हमने उन्हें धन्यवाद दिया। तो उन्होंने धन्यवाद के बाद कहा कि जी ठीक है, धन्यवाद की क्या बात है, मैं तो इसलिए आपके साथ आ गया हूँ नाला बताने या आपको रास्ता दिखाने कि चलो कुछ तो हो जाएगा, मतलब आपका कुछ बन जाए, कुछ पैसे मिल जाएंगे या कुछ लाभ हो जाएगा। क्योंकि भाई पर्यावरण की तो चिंता कम लोग करते हैं, इसमें तो सब पैसा ही बनाते हैं। तो बहुत दुख हुआ कि आम जनमानस के अंदर ये मैसेज है हमारे नेताओं को लेकर, हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेकर। तो उसके बाद खैर वो लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और वो एक लैंडमार्क, एक ऐतिहासिक फैसला आया उसमें, और उसमें काफी सुधार हुआ। हमने उसमें पूरी मेहनत करी उस बयान के बाद। तो इस तरह का जो माहौल है, मैं शॉर्ट में ही कंक्लूड करना चाहूंगा रोहित भाई। अगर जमीनी स्तर की बात करें तो जमीनी स्तर पर बड़ी उदासीनता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी अटल भूजल योजना आई, कहाँ गई वो भूजल योजना। अभी पीछे जल शक्ति अभियान आया, जल शक्ति अभियान में उन लोगों को लगाया गया, उन ऑफिसर्स को लगाया गया जिन्होंने आज तक जल के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किया या उनकी कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है। और जल शक्ति अभियान ऐसा अभियान है जिसमें 1 रुपए का बजट नहीं है। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम, ये केवल एक इवेंट है, इवेंट से ज्यादा कुछ नहीं। अगर हमें पर्यावरण या लोगों को जोड़ना है तो हमें उनके बीच जाना होगा, इफेक्टिव कार्यक्रम और साइंटिफिक बेसिस पर। देखिए जल शक्ति अभियान को कैसे रूल किया जा रहा था, कैसे चलाया जा रहा था, डिस्ट्रिक्ट वाइज। ग्राउंड वाटर या जल शक्ति अभियान डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं चलते हैं। अंडरग्राउंड वाटर हमारा एक्वीफर में डिवाइड है, एक्वीफर है, हो सकता है एक एक्वीफर 4 जिलों को कवर करे। तो अगर आपको एक्वीफर को, ग्राउंड वाटर को रिवाइव करना है तो जिले के हिसाब से आप अपना मापदंड नहीं बनाएंगे, जिले स्तर पर आप समिति नहीं बनाएंगे, एक्वीफर बेसिस पर आप काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं तकनीकी सहयोग कम लिया जा रहा है, एक्सपर्ट्स बैठे हैं, रिपोर्ट है, रिसर्च है, लेकिन उनका उपयोग कम हो रहा है जमीनी स्तर पर। और लास्ट में कुछ सेकंड में मैं बोलना चाहूंगा कि जहां तक पॉलिसी की बात है रोहित भाई, पॉलिसी बहुत है, एनजीटी की रूलिंग बहुत है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश बहुत हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, चीजों का जमीन पर क्रियान्वयन नहीं है। और वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का है, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है उसके ऊपर बहुत दबाव है। उनको कितने काम दिए जाते हैं। जल शक्ति अभियान आया तो टीचर को या एसडीएम सर को या एसडीएम जितने भी उनको काम दे दिया जल शक्ति अभियान का। उससे पहले वो वोट बना रहे थे, कभी उनको अनाज बांटने का काम दे दिया जाता है। मैं नहीं कह रहा कि उनको काम मत दीजिए, लेकिन आप एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाइए एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए, उससे करप्शन खत्म कीजिए, पॉलिसीज का एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होगा, हमारी नीतियां अच्छे से लागू होगी, तो हम अच्छा भारत, स्वच्छ भारत बना पाएंगे। देखिए 3 चीजें चाहिए, लास्ट में कहना चाहूंगा, साफ पानी, साफ खाना और आपका साफ वातावरण। ये चीजें तभी आ सकती हैं तब इसमें जनता और सरकार दोनों मिलकर काम करें। धन्यवाद। जी विक्रांत भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त बताया कि जो भी नीतियां बनी है उसका जो है जमीनी हकीकत और जमीनी स्तर पे लागू होना
जो है सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने, और सबसे बड़ा सवाल भी है शासन प्रशासन के सामने। जी सुमिता मैम, आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे स्वरूप को, क्योंकि आप काफी लंबे समय से जो है सामाजिक अन्य सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़ी रहती हैं, आप शिक्षाविद भी हैं, तो आप पूरे अनुभव के माध्यम से आप समझाने की कोशिश करेंगे। जी जी धन्यवाद। विक्रांत जी ने एकदम सही बोला कि पॉलिसीज है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन इशू है इम्प्लीमेंटेशन की। जी, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सबसे जरूरी है, उसी से कन्वर्जन होता है और उसी से प्रोग्रेस दिखता है। अब इम्प्लीमेंटेशन में गैप क्यों आता है? दो चीजों की वजह से। लैक ऑफ मोटिवेशन ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, प्राधिकरण में मोटिवेशन नहीं है, जैसे बोला कि ऐसे लोग जो है वो वाटर कंजर्वेशन में रिलेटेड है, जो इन्वॉल्व है, जिनके पास कोई इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मोटिवेशन होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में और मोटिवेशन होनी चाहिए समाज में। जब दोनों में मोटिवेशन होगी, मिलके जब काम करेंगे विद कोऑपरेशन, तब वी विल हैव अचीवमेंट, देन वी विल अचीव समथिंग सॉलिड। ये हमें साथ में मिलके करना है। बार बार हम प्राधिकरण को यही बोलते हैं कि जब तक आप आगे नहीं आएंगे और समाज को साथ में जोड़ेंगे नहीं, सबको साथ में नहीं लेकर चलेंगे, आप वो रिजल्ट्स नहीं अचीव कर सकते। तो इम्पोर्टेंट चीज है कोऑपरेशन, वो गैप को दूर करना, अवेयरनेस लेकर आना। कोविड-19 से सबसे बड़ा जो बदलाव आया है हम सब में, वो ये है कि एनवायरनमेंट के प्रति वी हैव बिकम मोर अवेयर एंड सेंसिटिव। तो अब इश्यूज, अब एनवायरनमेंट रिलेटेड जब भी आएंगे, अब लोग सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि पहली बार उनको महसूस हुआ है कि एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस आने से आपकी खुद की जिंदगी जो है इज एट रिस्क, और आप ये दोबारा नहीं दोहराना चाहेंगे। तो अब लोग सुनेंगे, एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई इशू होगा, लोग सुनेंगे। सो पॉलिसीज हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन को, अथॉरिटी को, समाज, मतलब मोस्टली जितने भी सामाजिक संस्थाएं, उनको जोड़कर काम करना है, और तभी हम कुछ सॉलिड अचीव कर सकते हैं। और क्योंकि हमारा जो इस बार थीम है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम है सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। इतना ब्यूटीफुल सिटी है गौतम बुद्ध नगर, इतना ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ पर वी कैन हैव मोर बायोडाइवर्सिटी पार्क्स। हम उसको देख सकते हैं और करना भी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। जैसे विक्रांत जी ने बोला कि बच्चों को नहीं पता इतने इन्वायरमेंट के बारे में, इतना महसूस नहीं कर पा रहे थे, इतना जान नहीं पा रहे थे। अगर ऐसे बायोडाइवर्सिटी पार्क्स होंगे तो हम जाएंगे, देखेंगे, पता भी चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है बायोडाइवर्सिटी का हमारी लाइफ में। एक और चीज जो इस समय बहुत जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और अथॉरिटी के लिए, वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। मेडिकल वेस्ट बहुत प्रोड्यूस हो रहा है इस समय। हम सब मास्क और ग्लव्स, प्लास्टिक इतना आ रहा है दोबारा सिस्टम में, और इसको रोकना या इसको चैनलाइज करना बहुत जरूरी है एट दिस मोमेंट। अगर हम अभी से वो नेसेसरी स्टेप्स लेंगे, विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ दिस इशू। तो मेडिकल वेस्ट अगेन ऑलरेडी एक इशू है और इतना बड़ा इशू बन जाएगा। तो इस चीज पे गौर करना बहुत जरूरी है। और विक्रांत जी ने जैसे कहा कि फाइनली मैं ये सोचती हूँ, 2 साल पहले भी एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे मैंने ये बोला था कि ऐसा क्या हम करें कि हमारी आने वाली जनरेशन को हम क्या बोलें कि हमने उनको क्या दिया है। क्लीन एयर, क्लीन वाटर एंड क्लीन अर्थ। अगर हम ये नहीं दे सकते अपनी आने वाली पीढ़ी को, तो मेरे को लगता है हमने कुछ नहीं किया। तो ये हमारी इनहेरिटेंस, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए इनहेरिटेंस है कि ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। इसके लिए हम सब मिलके काम करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। जी बिल्कुल दुरुस्त संदेश दिया मैम आपने। अब अपने बातचीत के आखिरी क्रम में अभी अगर वर्तमान हालात की अगर हम बात करें, तो देश में 2,25,000 से ज्यादा कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई है। हमारे जिले गौतम बुद्ध नगर में 550 से अधिक कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट की संख्या हो गई है। तो इसे ध्यान में रखते हुए आप सभी एक जिम्मेवार नागरिक भी हैं, समाज सेवा में अक्सर लगे रहते हैं। तो आप लोगों से हम चाहते हैं कि आप आम लोगों से अपील करें और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे उन्हें। सबसे पहले रामवीर भाई, आपका अपील और संदेश आम लोगों से। जी रामवीर भाई। बिल्कुल रोहित भाई, देखिए सच में बहुत खराब समय चल रहा है। मैं तो कहूंगा कि इंसानों के लिए बड़ा खराब समय चल रहा है। एक तरफ सही भी है कि
क्लीन एनवायरनमेंट में वो जी पा रहे हैं, दूसरी तरफ जान का खतरा हर पल बना हुआ है। तो कभी नहीं कह सकते, कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि मैं या आप या कोई भी इन्फेक्टेड नहीं हो सकता, क्योंकि ये दिखता तो है नहीं, हो सकता है मैं सब्जी लेके आऊं तब हो जाए, लेकिन फिर भी हम जितनी ज्यादा सावधानी बरत सकते हैं उतनी हम ज्यादा जी सकते हैं या उतना हम बीमार होने से बच सकते हैं। दूसरी चीज, हमें देखिए, हम इससे पहले लोगों से कहते थे कि देखो आप वो सब्जी लेने के लिए थैला लेके जाया करो, तो लोगों के पास बहुत सारे बहाने हैं आज भी, नहीं जी मैं भूल जाता हूँ, जेब में उतनी जगह नहीं है, कहाँ रख के ले जाएंगे। और आज जितना उस कपड़े के थैले का जितना स्पेस कपड़े के थैला घेरता है, जितना वजन लगभग कपड़े के थैले में होता है, उतने ही वजन के वो 4-4 मास्क अपने साथ लेके चल रहे हैं, उतने ही वजन के वो सैनिटाइजर लेके चल रहे हैं, लेकिन आज भी थैला लेना सही नहीं समझते। तो मैं समझता हूँ कि बहुत, देखिए प्रकृति आपको सिखा रही है, जो जिस चीज के लिए आपके पास स्पेस नहीं था जेब में रखने के लिए, आज उससे ज्यादा स्पेस प्रकृति ने आपको उसी जेब में बना दिया है, उसी जेब में स्पेस बना दिया है वो बहुत सारे मास्क रखने का। और जो आपके पास सैनिटाइजर रखने का भी स्पेस नहीं था, वो भी सैनिटाइजर रखने का स्पेस आ गया है। तो हम जब चीजों को समझते हैं जब पानी नाक से ऊपर चला जाता है, आज भी समय है, अगला दौर ये ना आए उसके लिए हमें इस दौर से सीखना पड़ेगा और अपनी जिंदगी में बदलाव लाना पड़ेगा, और इन्हीं बदलावों के बदौलत हम ज्यादा जी सकते हैं, अपने बच्चों को एक सुनहरा भविष्य दे सकते हैं। धन्यवाद जी। विक्रांत भाई, आपका संदेश और अपील। बिल्कुल रोहित भाई, जितना मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है, क्योंकि बहुत ज्यादा इन चीजों का अनुभव तो नहीं है, लेकिन मेरा यही संदेश है कि सबसे पहले तो अभी जो एक मंत्र जो दिया है WHO ने या भारत सरकार ने इससे बचने का, क्योंकि वैक्सीन तो है नहीं, कोई और इंतजाम इसके लिए हो नहीं सकता, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम जितना हो सके मेंटेन करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग ना ये भी एक लिमिटेड क्लास तक के लिए ही पॉसिबल है सोशल डिस्टेंसिंग करना। जो नीचे का तबका है, जो लोअर मिडिल क्लास है, या जो गरीब तबका है, जो दिहाड़ी मजदूर करने वाला तबका है, उसके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। फिर भी वो लोग प्रयास करें कि सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, क्योंकि इस पर भी बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग। तो इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग मान के चले। सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन करने वाला है कि सामाजिक दूरी बनाए, कि भाई वो निचली जात है ऊंची जात के लोगों से, इसका काफी मिसयूज भी हो रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा फिजिकल डिस्टेंसिंग वर्ड को यूज किया जाए, तो कोशिश करें सभी साथी जितने भी ग्रेटर नोएडा वासी हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। दूसरा, एक जो मंत्र हमारे डॉक्टर्स ने दिया है, या हमारे योग गुरु बता रहे हैं, या हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं, या ये जो बीमारी है ये मैसेज दे रही है कि जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है वो इससे बहुत हद तक काबू पा सकता है। ऐसे रिपोर्ट या रिसर्च सामने आ रहे हैं रोहित भाई। तो दूसरा मंत्र जो है, जो दूसरा सुझाव है, वो है इम्यून सिस्टम को अच्छा रखना। इम्यून सिस्टम क्या है? अच्छा दिनचर्या, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य कहाँ से आएगा? अच्छा सोचो, अच्छा करो और अच्छा खाओ और योग करो, सुबह शाम अच्छे से जॉगिंग करो, एक्सरसाइज करो जिसके लिए पॉसिबल है। तो अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हमारा रहेगा, इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, तो कोविड से हम बच सकते हैं। और सरकार की और जो रिसेंट गाइडलाइंस आ रही हैं, क्योंकि गाइडलाइंस अपडेट होती रहती हैं, एक गाइडलाइन जो मार्च में थी वो आज शायद एप्लीकेबल ना हो, तो रिसेंट गाइडलाइंस पर या जो सुझाव आ रहे हैं उन पर गौर करें और अफवाहों से बचें, क्योंकि बहुत अफवाहें चल रही हैं कि आप ये करेंगे तो कोविड से बच जाएंगे, ये दवाई ले लेंगे तो कोविड से बच जाएंगे। आपको जो भी डिटेल लेनी है वो सीधे होम मिनिस्ट्री में बात कीजिए, आप उनके नंबर अवेलेबल है, हेल्पलाइन अवेलेबल है, WHO की वेबसाइट पर आप डिटेल्स देख सकते हैं। तो रोहित भाई यही सुझाव है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं लेट से जुड़ा था तो मैं इंट्रो के समय बोल नहीं पाया, आपके पूरे प्लेटफॉर्म को, आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर इतना सुंदर एक व्याख्यान रखा और इतने अच्छे सवाल पूछे और हमारा एक तरह से ज्ञानवर्धन कराया और भी पैनलिस्ट को जोड़ा। वैसे भी सुमिता वैद जी आप आजकल RWA के काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है हमारी कि वो सोशल RWA के बाहर के सामाजिक मुद्दों पर भी सक्रिय हों, क्योंकि हिंडन का कैंपेन या दूसरे कैंपेन में सभी RWAs मिलकर काम करेंगे तो शायद और अच्छा काम हो सकता है। धन्यवाद।
जी सुमिता मैम, मैं आपके पास अब आना चाहूंगा और आपसे चाहूंगा कि छात्र भी इस समय काफी चिंतित हैं एग्जाम्स को लेकर, क्लासेस को लेकर, तो आप आम लोगों के लिए भी और छात्रों के लिए भी आपका संदेश और अपील। जी मैम। बस संदेश यही है कि डरे मत। जो आपकी इम्यूनिटी को लो करता है वो है डर एंड फियर। डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी फियरफुल, बिलीव इन योरसेल्फ। एग्जाम सिस्टम्स ऐसे करती हैं, यूजीसी ने ऐसे सब गाइडलाइंस करती हैं कि आप ऑनलाइन एग्जाम्स आप अपियर कर सकते हैं। सारी यूनिवर्सिटीज इस समय मिलकर इतना सपोर्टिव हो गई हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, बाकी भी स्टूडेंट्स के लिए, दैट आपको एग्जाम अगर क्लियर करना है इट इज नॉट एन इशू, बट मोर इम्पोर्टेंटली डर नहीं होना चाहिए और मानसिक रूप से आप खुश रहें। बी हैप्पी, बिलीव दैट एवरीथिंग विल बी फाइन, बी पॉजिटिव। शुरुआत अपनी पॉजिटिविटी से करें, जैसे योग करें और अच्छी चीजों का सेवन करें। इम्यूनिटी आप कैसे अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप अच्छी चीजें खा के स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे विक्रांत जी ने भी बताया, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें सारे समय। हाथ जरूर धोएं। देखिए सैनिटाइजर्स तो हैं, बट सैनिटाइजर से ज्यादा मैं मानती हूँ WHO भी ये रेकमेंड करता है कि आप अपने हाथ अच्छे से धोएं, 20 सेकेंड अच्छे से धोएं, दिन में 3-4 बार जरूर धोएं। डजेंट मैटर, घर से बाहर भी ना निकले हों, हाथ अच्छे से धोएं, मास्क पहने, मुस्कुराते रहें। जी बिल्कुल दुरुस्त संदेश दिया आप सभी पैनलिस्टों ने। अब ग्रेनो न्यूज भी अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि आप इस चुनौती भरे समय में सकारात्मक रहें। जो भी स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से, शासन प्रशासन के तरफ से इस कोविड-19 के बचाव के लिए जो भी गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं उसको आप फॉलो करें। गाइडलाइन आपको अलग अलग माध्यम से आप तक जाता होगा, ग्रेनो न्यूज के माध्यम से भी नियमित रूप से हम लोग जो भी शासन प्रशासन की तरफ से जानकारी आती है इसे लेकर वो साझा करते रहते हैं। तो आप अफवाहों पर और फेक न्यूज पर भी विश्वास ना करें। एक बार फिर से आप सभी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े, इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रोहित भाई। धन्यवाद रोहित भाई। रोहित कुमार जी और ग्रेनो न्यूज, आपका भी बहुत बहुत